हेलो एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो यूनिट हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट यूनिट हमारी, उसमें हम इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल जो मुक्त मूलक हमारे इंटरमीडिएट हैं, इन दो को हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसी के कंटिन्यूएशन में जो हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट है वो है कार्ब एनायन। तो जिस तरह से हमने कार्ब एनायन में देखा था कि जब ऑर्गेनिक रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं तो उसमें बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा आपका, वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब होगा, मीन्स जो बॉन्ड के आपके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं और उस एटम पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से विषमांश विखंडन द्वारा हमारे कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन ये दोनों इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होते हैं। अब इस कार्बन की जो रिमेनिंग 3 वैलेंसीज है वो आप हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर माइनस है तो कौन सा इंटरमीडिएट हो जाएगा, कार्ब एनायन, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो कौन सा इंटरमीडिएट हो जाएगा, कार्ब एनायन। तो इस तरह से कार्ब एनायन को हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से प्राप्त करते हैं रिएक्शन में। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की या इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अभी हमने देखा कि कार्ब ऋणायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होगा ऑब्वियसली, और उसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, जिसमें से कि 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर रहता है। अब इसके कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो कार्ब एनायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जो कि आप निकाल सकते हैं। आप लोगों ने जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है उस चीज़ को कि कैसे हम जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। sp3 है बट इसमें एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल की जगह पिरामिड स्ट्रक्चर हो जाएगी, जो आपने VSCPR में देखा था। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो होगा sp3 एंड स्ट्रक्चर होगी पिरामिडी। तो और वो कैसे बनेगी वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये तो होगी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ कार्ब एनायन की कि वो क्या होता है, क्या उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी इंटरमीडिएट के लिए बनता है कि उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो अगर आपको कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करना है तो वही फैक्टर्स यहाँ भी इफेक्ट करेंगे जो कि कार्ब कैटायन में कर रहे थे। कि क्या है कि जब भी कोई चार्ज आप बात कर रहे हैं चार्ज की, कि चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश, तो जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उस स्पीशीज की, कि उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम उस चार्ज को कम कर दें, किसी तरह उस चार्ज का डिस्पर्शन कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी तो कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आई थिंक ये सभी आप लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड बनाने की या रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसके जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्शन किस किस तरह से कर सकते हैं, परिक्षेपण कैसे कैसे संभव, तो उसका किस द्वारा कर सकते हैं, अति संयुग्मन जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है आपने पढ़ा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, -I+I जो आपने पढ़े हैं, या फिर रेजोनेंस के द्वारा आप इसका डिस्पर्शन कर सकते हैं। तो ये सभी मेथड जो कार्ब कैटायन में थे वही यहाँ पे कार्ब एनायन में होंगे। बस यहाँ पे वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था तो धनावेश को कम करे, अगर पॉजिटिव +I इफेक्ट था वहाँ पे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। यहाँ पे -I होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो सब फैक्टर यहाँ भी वर्क करेंगे। तो अगर हम कार्ब एनायन की बात करें तो हम प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी जो कार्ब एनायन है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऑर्डर आपको कार्ब कैटायन से रिवर्स मिल रहा होगा, और उसका रीज़न क्या है
कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या जुड़ रहे हैं, मैथिल ग्रुप। और मैथिल ग्रुप कैसे होते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन इनको क्या करेंगे, अगर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शा रहे तो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और डोनेट करने से इनका जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, मतलब जो इसका ऋणावेश है, वो क्या होगा, बढ़ेगा कार्बन एनायन का। तो यहाँ पे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, चार्ज को कम करना है। उल्टा यहाँ पे पॉजिटिव जो प्रेरणिक प्रभाव है वो चार्ज को कम करने की जगह क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो जैसे जैसे आप प्राइमरी से टर्सरी कार्ब एनायन तक जाएंगे तो एल्किल जो ग्रुप है उसके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। जबकि कैटायन में क्या था कि प्लस चार्ज था यहाँ पे, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो इसका प्लस आई प्रभाव उसके कारण इसका प्लस जो चार्ज था वो कम हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही थी कार्बन की तरफ। तो चार्ज को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था प्लस आई प्रभाव। बट यहाँ चार्ज को बढ़ा रहा है। तो अभी हमने देखा था कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा कार्बन पे उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस तरह से जो चार्ज है आपके कार्बन पे उसका परिक्षेपण होने पर स्थायित्व बढ़े। अब इसी परिक्षेपण का दूसरा माध्यम हम क्या दे सकते हैं, अनुनाद भी दे सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हम मानते हैं कि चार्ज का परिक्षेपण होता है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। तो जिसकी आप यहाँ देख सकते हैं कार्ब एनायन जो है, बेंजीन जो कार्ब एनायन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना मतलब कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन जो आपका है वो प्रेजेंट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट है वो है कार्बीन। तो कार्बीन में जिस तरह से अभी तक हम चार्ज्ड पार्टिकल देख रहे थे, कार्बीन जो क्या है वो उदासीन होती है। कार्बीन कैसी होगी, उदासीन इंटरमीडिएट है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, बल्कि जो आपका कार्बन है उसके संयोजकता कोश में दो तो क्या होंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे और बाकी के दो होते हैं इलेक्ट्रॉन। मीन्स दो तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए और दो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अभी इलेक्ट्रॉन किस तरह से उस कार्बन पे प्रेजेंट है, मीन्स एक ही जो आपका है पी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट है या डिफरेंट पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो उसके बेस पे कार्बन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। अगर कार्बन जो है आपका कार्बन का, उसमें दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही पी ऑर्बिटल में स्पिन पेयर्ड पोजीशन में हो, जैसे कि आप अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल में स्पिन पेयर्ड इस तरह से अगर प्रेजेंट हो तो इसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। और अगर जो कार्बन है उसके दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। और जनरली ये माना जाता है कि जो आपकी ट्रिपलेट कार्बन है वो सिंगलेट के कंपैरेटिव ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो ये कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इनका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल ही सकते हैं। सिंगलेट में sp2 आएगा और ट्रिपलेट में sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब इनके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि ये कैसे बनाए जाते हैं, जो कार्बन है वो किन रिएक्शन में कैसे बनती है। तो बहुत ही कॉमन जो एक मेथड है इसको बनाने का कि क्लोरोफॉर्म की जब अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, आपका सिंगलेट कार्बन बनता है। इसी तरह अगर आप कीटीन या डाईएजोमेथेन है, कीटीन के स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, ये डाईएजोमेथेन है, इनका आप ऊष्मीय प्रकाशीय विघटन मतलब थर्मल कंडीशन में या फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर आप इसका विघटन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होती है, कार्बीन प्राप्त होती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये
कुछ मेथड थे जिनसे हम कार्बिन को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम कार्बिन की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जब कार्बिन की रिएक्शन एल्कीन से कराई जाती है, क्योंकि आपके सिलेबस में इस बार हाइड्रोकार्बन ही है तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एल्कीन से करा रहे हैं हम तो क्या होता है, कार्बिन का इंसर्शन हो जाता है, उसमें चक्रीय योग हो जाता है, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। बट जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो रही है तो उसमें भी आप कौन सी कार्बिन यूज कर रहे हैं उसके बेस पे आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन करा रहे हैं एल्कीन से तो जो रिएक्शन होगी आपकी वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। मीन्स जो प्रोडक्ट आपने लिया, अगर आपने सिस प्रोडक्ट लिया तो आपको सिस प्रोडक्ट ही मिलेगा, और आपने अगर ट्रांस लिया है तो ट्रांस से मिलेगा। बट अगर आप ट्रिपलेट कार्बिन लेते हैं तो वहाँ पे ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती। आप अगर चाहे ट्रांस लीजिए चाहे सिस प्रोडक्ट लीजिए, आपको एंड में रिजल्ट में दोनों ही प्राप्त होते हैं। उसका रीज़न क्या है, आप यहाँ इसकी मैकेनिज्म दी हुई उसमें देखें कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसी कार्बिन है, वो कैसी एल्कीन है, सॉरी सिस एल्कीन है। इसकी रिएक्शन यहाँ पे कराई जा रही है सिंगलेट कार्बिन से। सिंगलेट कार्बिन में अभी हमने देखा था कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्पिन ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पे आप जब बॉन्ड से इसको जोड़ेंगे तो इसमें भी एक बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑपोजिट होंगे, तो इस तरह से ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे ऑपोजिट स्पिन वाले। लेकिन जब आप ट्रिपलेट कार्बिन से सिस एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये दोनों की स्पिन जो इलेक्ट्रॉन है कार्बिन की अनपेयर्ड, इनकी स्पिन क्या है, सेम है, और बॉन्ड में क्या है, स्पिन ऑपोजिट है दोनों इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड तो यहाँ बन गया ऑपोजिट ऑपोजिट स्पिन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन बन गए इनकी स्पिन क्या है, सेम है। इनकी स्पिन जब तक ऑपोजिट नहीं होगी तब तक ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो जब इनका फ्री रोटेशन कराते हैं आप कि ये बॉन्ड बनाएं तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ भी बॉन्ड बना सकता है, और स्पिन जब इसका मुक्त घूर्णन हो जाएगा तब भी ये स्पिन ऑपोजिट हो जाएंगे और ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर घूर्णन होगा तो कैसा बनेगा प्रोडक्ट, स्पिन जो इनकी सिस है उससे क्या बन जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और अगर आप घूर्णन नहीं करा रहे, डायरेक्ट इनका वो करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, आपका सिस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रिपलेट से पॉसिबल है, और अगर सिंगलेट ले रहे हैं तो सिर्फ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। तो ये आपके दो इंटरमीडिएट जो हैं कार्बेनायन और कार्बिन आज हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रीन और जो आपका बेंजाइन है उनको यहाँ डिस्कस करें।